हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज का जो मैं टॉपिक तैयार कर रहा हूं वो क्लास 12 जो बिलियन आपकी यूनिट है केमिस्ट्री से, उससे मैंने एक टॉपिक उठाया है और टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम। अब हेनरी महोदय थे कौन? तो इंग्लैंड में जन्मे एक महान वैज्ञानिक जिनका पूरा नाम था जोसेफ हेनरी, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1774 में हुआ था। उन्होंने 1805 में गैसें किस तरीके से द्रव में विलेत होती हैं इससे संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया और उस नियम को आगे चलकर उन्हीं के नाम पर हेनरी का नियम कहा गया। अब ये नियम है क्या, इसको हम थोड़ा समझते हैं और लिखकर इसको हम देखते हैं। तो हेनरी का नियम क्या कह रहा है? हेनरी का नियम ये कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है यानी कि आपकी जो एम है समानुपाती पी रहेगी। क्लियर नहीं बात? क्या कह रहा है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, एम समानुपाती पी। जब यहाँ पर हम समानुपाती को हटाएंगे तो हम यहाँ पर KH का यूज़ करेंगे। अब KH यहाँ पर है क्या, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो M है तो M क्या है? M आपकी गैस की मात्रा है जो 1 ग्राम में है। क्लियर है? P क्या है? तो आपका P दाब है, गैस का दाब है। KH क्या है? तो ये आपका हेनरी जो एक निस्थिरांक है वो आपका KH है। क्लियर नहीं बात? M क्या है? ग्राम में गैस की मात्रा। P क्या है? आपका दाब है। KH क्या है? आपका हेनरी स्थिरांक है। क्लियर इतनी बात समझ में आई? आप ये चित्र में देख भी रहे होंगे कि इस चित्र में आप ये देखिए 2 चित्र ये दिए गए हैं। पहले वाले चित्र से दूसरे वाले चित्र में दाब अधिक डाला गया है, यानी कि पिस्टन से दाब अधिक डाला गया है। और जब दाब अधिक डाला गया है तो दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? इतना अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी गैस पर दाब बढ़ाया जाएगा तो जो गैस के अणु हैं वो आपके जो विलायक है तो उसमें वो क्या होंगे? और अधिक घुलते चले जाएंगे। हम आपको प्रैक्टिकल करके और भी दिखाते हैं कि आपने यदि कार्बोनेटेड कोई भी पेय पदार्थ देखा होगा, जैसे अगर हम बात कर लें कोको कोला, हमने थम्स अप की बोतल ली है और ये एक कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। इसको जब बहुत तेज़ी से हिलाते हैं तो इसमें क्या होती है? CO2 घुली रहती है। पहला तो रीज़न ये है इसमें CO2 घुली क्यों रहती है? इसको संरक्षित करने के लिए। कहने का मतलब है पेय पदार्थ को अधिक समय तक अगर हम संरक्षित करके रखें तो इसमें क्या करते हैं? CO2 हम अधिक दाब पर क्या करते हैं? इसमें मिलाते हैं। और जब दाब अधिक रखेंगे तो CO2 की मात्रा भी इसमें कितनी जाएगी? आपकी अधिक जाएगी। इतनी बात दिमाग में आ रही है कि पहली बात CO2 क्या एक आदर्श गैस की भांति कार्य करती है जो विलायक से कोई भी रिएक्टेड करके कोई भी नया यौगिक नहीं बनाती है। इसलिए CO2 को हम क्या काम करते हैं? आपके कार्बोनेट पेय पदार्थ में क्या करते हैं? घोल देते हैं। अब ये यहीं पे नियम आपका जो हेनरी का नियम है यहाँ पर फॉलो होता है। क्या? स्थिर ताप पर किसी गैस की, यानी CO2 है, CO2 इसमें विलेय रहेगी तो CO2 जो है गैस की द्रव में विलेयता, जो इसमें विलायक है द्रव में विलेयता, इसके दाब के समानुपाती होगी। यानी जैसे जैसे हमने दाब डाला गया होगा वैसे वैसे CO2 की मात्रा भी इसमें क्या होगी? बढ़ती चली गई होगी। तो आपने इसको कभी भी हिलाया होगा तब इसमें दाब बढ़ जाता है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये झटके के साथ क्या होगी? बाहर निकलेगी। अब इस नियम को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको उदाहरण के रूप में। आपने शीतल पेय पदार्थ देखे होंगे, कार्बोनेट पेय पदार्थ देखे होंगे, कोको कोला, थम्स अप, ये सभी आपने बोतल देखी होंगी। इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनमें होता क्या है?
CO2 गैस इसमें क्या रहती है, घुली रहती है, सभी को मालूम है। लेकिन अभी CO2 कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये बुलबुलों के रूप में आपको बाहर आती हुई दिखाई देगी। होगा क्या कि ये अगर इस बोतल को हम थोड़ा सा रब कर दें, तेज़ी से रब कर दें, तो इसमें क्या है, CO2 जो गैस है वो गैस इसमें क्या बुलबुलों के रूप में बाहर आती हुई आपको दिखाई देगी। आपने ये बात देख रहे होगे कि यहाँ पर जो आपको बुलबुले दिखाई दे रहे हैं और ऊपर जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी क्या है, CO2 गैस है। इसको मैं पहले प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ, कर भी चुका हूँ। इसमें आपके इसलिए जो फुव्वारा से निकलता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें जो CO2 गैस है वो CO2 गैस बुलबुलों के रूप में आपको ऊपर आती हुई दिखाई दे रही होगी। क्लियर है। अब आपने ये बात देखा होगा कि जो हेनरी का जो नियम होता है उस नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। अब उस नियम की सीमाएं क्या होती हैं, उन सीमाओं को थोड़ा समझते हैं। जो सीमाएं हैं क्या, क्योंकि कोई भी यदि नियम होगा तो सीमाएं जरूर निर्धारित होंगी। बिना सीमा के उस नियम को आप नहीं समझ सकते। तो सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो पहली सीमा क्या है नियम की, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन पर लागू होता है। शांत पर नहीं, सिर्फ तनु विलयन पर लागू होगा। दूसरी बात, दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। क्लियर बात। दूसरा आपका दाब निम्न ताप उच्च होना चाहिए। तीसरी जो सीमा क्या है, तीसरी सीमा ये कह रहे हैं कि जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं, गैस विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी नया पदार्थ ना बनाए, यानी कि आदर्श गैस की भांति कार्य करे, विलायक से क्रिया करके कोई भी नया पदार्थ ना बनाए। क्लियर है। तो ये सीमा आप फिर से पढ़ लीजिए। पहली सीमा क्या है, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरी सीमा क्या है, दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। तीसरा, गैस विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी नया पदार्थ ना बनाए। अब हम इसे देख रहे हैं इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। आगे बारे में बात करें तो सबसे पहले हेनरी के नियम का जो मुख्य उपयोग है वो शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। यानी कि जो भी आपके कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं, कार्बोनेटेड जो शीतल पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ आप चित्र में देख भी रहे होंगे। कार्बोनेटेड शीतल जो पेय पदार्थ हैं उनमें आपका हेनरी का नियम लागू होता है। उनमें जो CO2 गैस भरी जाती है वो अधिक दाब पर भरी जाती है, जिसका रीजन क्या है, CO2 गैस की मात्रा अधिक से अधिक विलायक में घुल सके, जिससे ये लंबे समय तक बोतल क्या रह सकें, संरक्षित रह सकें। दूसरा जो इसकी जो उपयोगिता है वो फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की जो क्रियाविधि है उसमें भी यह नियम लागू होता है। हम जब सांस खींचते हैं और जब छोड़ते हैं तो रक्त दाब के हिसाब से जो हम ऑक्सीजन जो अन्य गैस हमारे शरीर में जाती हैं उनकी विलेयता उसी हिसाब से उसमें क्या होती है, घुलती है। आप चित्र में फेफड़े देख भी रहे होंगे, लंग्स देख रहे होंगे। तीसरा अगर हम बात कर लें तो आपके जो गोताखोर होते हैं, वो गोताखोर जो अपने साथ में सिलेंडर लेकर जाते हैं, उस सिलेंडर में साथ साथ में गोताखोरों की जो क्रियाविधि है वो भी हेनरी के नियम पर ही आधारित है। होता क्या है, जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उनके रक्त का जो दाब है वो अधिक हो जाता है, और जो वो सांस खींचते हैं उस सांस खींचने पर ऑक्सीजन के साथ साथ यदि वो नाइट्रोजन लेकर जाते हैं, यानी वायु लेकर जाते हैं, तो नाइट्रोजन उनके रक्त में घुल जाती है, और जब रक्त में घुल जाती है तो बुलबुलों के रूप में संपीड़ित हो जाती है, जिस कारण से नर्व से संबंधित एक विशेष बीमारी उन्हें हो सकती है। नाम उसका होता है बेंड्स। क्या नाम होता है, बेंड्स।
इस बीमारी से बचने के लिए साथ साथ में जब वो सतह पर आते हैं और रक्त से जब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है। इस पीड़ा से भी बचने के लिए वो ऑक्सीजन के साथ हमेशा हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। क्लियर इतनी बात? तो हम ये बात कह सकते हैं गोताखोरों की जो क्रियाविधि है वो भी किस पर नियम पर लागू होती है? हेनरी के नियम पर ही लागू होती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा इसका जो यूज़ होता है, जो प्रयोग होता है, वो पर्वतारोही आपने सुने होंगे। वो जो पर्वतारोही होते हैं जब भी अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उन्हें थकान महसूस होने लगती है। होता क्या है, रक्त के दाब के कारण ही होता क्या है, उनके रक्त में से ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और उन्हें थकान महसूस होने लगती है। और थकान महसूस होने के साथ साथ उनकी सोचने की जो क्षमता है वो भी कम होने लगती है, जिससे एक बीमारी उत्पन्न होती है जिससे वो पीड़ित हो सकते हैं। उस बीमारी का जो नाम है वो नाम आपका एनेक्सिया है। क्या नाम है? एनेक्सिया। तो जो एनेक्सिया जो बीमारी है, बेंस जो बीमारी है, वो हेनरी के नियम पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं हेनरी के नियम की उपयोगिताएं क्या क्या हैं। कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। फेफड़ों की जो क्रियाविधि है उसमें इसका उपयोग होता है। गोताखोर जो हैं उनकी जो क्रियाविधि है उसमें हेनरी के नियम का उपयोग होता है। पर्वतारोही हैं उसमें भी हेनरी के नियम का उपयोग होता है। क्लियर है? आपने चित्र के माध्यम से इसको समझा भी होगा। प्रैक्टिकल के लिए मैं एक बोतल को भी लेकर आया था, लेकिन क्या करें, वीडियो थोड़े कट करने पड़े थे, जिससे ये बोतल जो है उसमें जो आपके जो CO2 जो निकलती है वो पहले ही 2-3 बार में वो आपकी निकल चुकी थी, लेकिन तब भी मैंने पूरे अच्छे मन से आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको ये बेहतरीन समझ में आ सके। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आपके इस प्रेम को मैं हमेशा से आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।